नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम आंसर राइटिंग के उन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कि मिथ के रूप में फिजाओं में फ्लोट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे मन में आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं। वो छोटे छोटे माइन्यूट से मुद्दे भी हमारे दिमाग में आते रहते हैं और उस डर की वजह से हमारा आंसर राइटिंग प्रभावित होता है। उसी डर को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आज बात करने वाले हैं वो है कि हैंड राइटिंग कैसा होना चाहिए। हैंड राइटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद स्पीड कैसी होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए कि हमारा आंसर पूरा हो जाए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए जब हम लिखते हैं कोई चीज, उस दो वर्ड्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए और उस दो लाइंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए। फिर हम फॉन्ट के बारे में बात करेंगे कि फॉन्ट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कि छोटा फॉन्ट रखें या बड़ा फॉन्ट रखें, पेन कौन सा यूज करें, क्या हम कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे लाल से कभी कुछ लिख लिया, ग्रीन से लिख लिया, कभी ब्लैक से लिख लिया। इस तरीके की छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के दौरान। फिर क्या हम टाइमर या स्टॉप वॉच लगाकर हम आंसर राइटिंग करें, या फिर हम वर्ड्स इन वन पैराग्राफ कितने होने चाहिए, यानी कि एक पैराग्राफ में हमें कितना बड़ा रखना सबसे अच्छा रहता है। तो दोस्तों, इन्हीं सारे मुद्दों पर हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है। बहुत ध्यानपूर्वक बने रहिएगा इस वीडियो में और एक यही गुजारिश है आपसे। और सबसे लास्ट में मैं आपको दो सैंपल्स दिखाऊंगा अपने कॉपी का, जब जो एक इनिशियल वाला है और एक जो है जो डेवलप वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हैंड राइटिंग की। हैंड राइटिंग की बात करें तो ये जो मुद्दा है ये बहुत ही मतलब जो भी आंसर राइटिंग खासकर नए शुरू करने वाले हैं और एक मिथ के रूप में काफी ज्यादा प्रचलित है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मोती चूर के लड्डू जैसी होनी चाहिए, तब जाकर आपका कॉपी चेक किया जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे अगर आपकी हैंड राइटिंग जरा से भी खराब है। तो जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी मीडियोकर लेवल की या फिर थोड़ी सी खराब लेवल की है वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और जिनकी अच्छी भी है उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला जो हमारा इसमें ये रहेगा कि हैंडराइटिंग कितनी अच्छी जरूरी है। दोस्तों, मेरा विश्वास मानिए आप कि जब आप लिखते हैं, जैसे आपने बहुत लोगों की देखी होगी हैंडराइटिंग कि वो काफी अच्छा लिखते हैं। अच्छा लिखने का मेरा आशय ये है कि उनकी स्पष्टता, उनका मतलब एक एक चीज बड़ा अच्छा है और आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, इनकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है और ये मेंस अच्छा लिखेंगे और बहुत सारी चीजें आपके मन में आती होंगी। लेकिन दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हैंड राइटिंग का महत्व जरूर है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं और जितना मिथ के रूप में ये स्थापित हो चुका है। हैंड राइटिंग आपकी एक ऐसी होनी चाहिए जो दिखने लायक हो। एक जो भी इवैल्यूएटर हो, कोई थर्ड पर्सन हो, वो आपकी हैंडराइटिंग को पढ़ सके एटलीस्ट। और इतना ज्यादा आपका एक मतलब एरी आंसर होना चाहिए। एरी आंसर कहने का मतलब है कि जो वर्ड के बीच में गैपिंग वगैरह इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको इन सारी बातों पर सोचने की जरूरत ना, कोई भी आए टॉम डिक हैरी वो जरूर से जरूर उसको पढ़ सके। आपकी हैंडराइटिंग बस इतनी ही जरूरत होती है। दोस्तों, मेरा विश्वास मानिए, आपकी हैंडराइटिंग मान लीजिए कि बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप लिखने जाएंगे, खासकर एग्जाम में लिखने जाएंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपकी हैंडराइटिंग वहां पे खराब हो जाती है। खराब हो जाती है, उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है स्पीड का। स्पीड में जैसे ही आप लिखिएगा तो आपकी हैंडराइटिंग डल होगी ही होगी। आप जिनका बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उनके वर्ड्स ही नहीं मतलब पढ़ में आते हैं, उनको तो अपनी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत उस पर काम करना पड़ेगा। और इसमें काम भी करने की जरूरत नहीं है। मेंस की तैयारी के दौरान आप इतनी आंसर राइटिंग कर लेते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग अपने आप सुधर जाती है और धीरे धीरे वो स्पीड भी आ जाता है। अगर आप ईमानदारी से आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो स्पीड में अगर आप लिख रहे हैं और आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो आपकी हैंडराइटिंग का डाउनफॉल होगा, यानी कि आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब होगी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सभी ऐसे ही लिखते हैं।
पेपर में, और ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। इसलिए हैंडराइटिंग को लेकर जो आपके मन में मिथ है उसको आप अभी दरकिनार ही करके रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। खासकर मैं 3 लोगों की बात करूंगा यहां पर कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो लोग क्या करें, इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने का है। आपको जब स्पीड आएगा तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगी, आपको आपके मतलब प्रश्न छूटने के चांस सबसे ज्यादा। तो इसके भी बहुत सारे निगेटिव एस्पेक्ट हैं कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, स्पीड में आपकी कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है वो ज्यादा मैटर करती है। मीडियोकर लेवल की हैंडराइटिंग जिनकी है, मीडियोकर लेवल की हैंडराइटिंग कहने का मेरा आशय यह है कि जिनकी बहुत अच्छी और बहुत खराब भी नहीं है, हाँ, तो उनको स्पीड मेंटेन करने में दिक्कत, सबसे ज्यादा स्पीड मेंटेन करने में जिनकी बहुत अच्छी होती है उनको दिक्कत आती है, क्योंकि उनके माइंड फ्रेम में ये चीज स्थापित हो चुका है कि उनको ये हैंडराइटिंग मेंटेन करना है। और जब आप लिखने लगेंगे तो ये बहुत अच्छी हैंडराइटिंग को आप बहुत ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी हैंडराइटिंग को उतना ही रखें कि आप स्पीड में अच्छा लिखें। देखिए, एक छोटा सा एज और छोटा सा लिवरेज एक अच्छी हैंडराइटिंग वाले को जरूर से मिलता है कि वो मतलब रीडेबल उनका रहता है आंसर, कि वो स्पष्टता से पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि अगर पढ़ में तो पूरा आ रहा है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन ही छूट जाए तो क्या मतलब रह जाएगा उस मोतीचूर वाले हैंडराइटिंग की। तो मीडियोकर वाले को क्या करना है और बहुत अच्छे वाले को क्या करना है और जिनकी खराब है उनको क्या करना है, देखिए, करने की कोई कुछ आवश्यकता नहीं है। बस आपको अगर इन तीनों में आप आ ही रहे होंगे तो आपको बस अपनी हैंडराइटिंग को स्पीड में टेस्ट करना है। दोस्तों, हैंडराइटिंग पे फोकस ना करते हुए अपनी स्पीड पे फोकस करें। यहां पे कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जो मतलब एक तो हमारा हैंडराइटिंग पहले से खराब है, अगर हम स्पीड लिखेंगे तो और ज्यादा खराब होने की संभावना बनी रहती है, मीडियोकर लेवल का है और स्पीड लिखेंगे और खराब। ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप आंसर लिखते जाएंगे आपकी खराब हैंडराइटिंग सुधरती जाएगी, आपकी मीडियोकर हैंडराइटिंग भी सुधरती जाएगी। और सिर्फ आप इतने बात पे फोकस करें कि आपकी हैंडराइटिंग में स्पष्टता हो। स्पष्टता बहुत जरूरी है। आपकी हैंडराइटिंग में एक प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, और आपका जो लिखने का स्टाइल है, जैसे 2 वर्ड के बीच में अस्पष्टता, जैसे मैंने ये लिखा अस्पष्टता हो, ये आपका क्लियर स्पेसिंग होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि 2 वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है वो, हालांकि इस पे हम लोग फिर बात करेंगे, लेकिन मैंने शुरू में ही बता दिया कि हैंडराइटिंग के मामले में 2 ही चीज मैटर करती है, एक स्पीड और दूसरी अस्पष्टता। इस चीज को अभी, इस मिथ को अपने दिमाग से निकालने की, ये बहुत मैटर करता है कि हैंडराइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग स्पीड की। दोस्तों, स्पीड जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर जाता है आपके GS1 और GS2 और GS एसए वाले पेपर में। ऐसे ये तीनों में ये मैटर करेगा स्पीड। आपकी स्पीड बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग उतना मतलब तेज में आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दीजिएगा। इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड नहीं, लेकिन एक अच्छी स्पीड जो है वो आपकी जरूर से जरूर आपको रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो GS के पेपर होते हैं वहां पे आपको तकरीबन मतलब आपको पूरे के पूरे पेपर सॉल्व करने में अच्छे खासे वर्ड्स लिखने होते हैं। मतलब अगर कहें तो अब तो VPSC का जो फॉर्मेट है वहां क्वेश्चन और वो कितने पेज में लिखना है ये भी दे दिया गया है। तो कोशिश करें अपने आंसर को अंतिम जो भी जगह प्रोवाइड किया गया है उसके अंतिम तक लिखने का। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारा 8 या 7 नंबर का रहता है वहां पे आपको मात्र 2 पेज मिलते हैं, तो अपने आंसर को थोड़ा इस तरीके से ले जाएं कि 2 पेज तक आप चले जाएं। लेकिन अगर आप 1.5 पेज तक भी जाते हैं तो ये एक अच्छा आंसर माना जाता है। लेकिन अगर आप 1 पेज लिखते हैं, आपकी हैंडराइटिंग मान लीजिए आपकी स्पीड कम है, तो आप 5 मिनट पे नहीं लिख पाइएगा। अगर आप 1 पेज ही लिख पाते हैं 5 मिनट में तो आपको दिक्कत होगी। अब दोस्तों, यहां पे बात आता है कि आखिर वो जो 2 पेज है, ये मैं आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि 2 पेज आखिर में मैं भरूं कैसे। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर भरने का जो मानसिकता है ये कुछ हद तक सही भी है, खासकर बीपीएससी वाले एग्जाम में, कि आपको अंतिम तक जाना भी है। और ये विकास दिव्य कीर्ति सर का एक जो वीडियो है उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि आप जो अंतिम तक लिखिए, आप अंतिम तक जाइए, अपने जितने भी पेपर आपको मिले हुए हैं उसमें आपको पूरा लिखना है। अब दोस्तों, उस पेपर को भरने के लिए आपको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपका फ्लो चार्ट और दूसरा आपका डायग्राम
और तीसरा आपका स्पेसिंग, इन सारी चीजों को लेकर ही आपको लिखना पड़ता है। तो स्पीड जो है आपकी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, हालांकि ज्यादा हो अगर अच्छा हैंडराइटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो ये बात मतलब तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी स्पीड आपको बहुत ज्यादा मतलब लिखने के बाद ही आएगा। और कंटेंट पर बने रहते हुए इस स्पीड को मेंटेन रख पाना और साथ में हैंडराइटिंग को लेकर चलना, ये तीनों ही एक संघर्ष वाला विषय है। इस पे अगर हम काम करेंगे, हम रेगुलर आंसर राइटिंग करेंगे और रेगुलर आंसर राइटिंग के साथ साथ हमारी स्पीड भी सुधरती है, हमारी हैंडराइटिंग भी सुधरती है। आप जब लास्ट में इस चीज को देखिएगा, जब मैं सैंपल दिखाऊंगा तब आपको इस बात को अच्छे से अंदाजा लग जाएगा। खैर, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ये के लिए कि स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। स्पेसिंग कहने का मेरा आशय ये है कि मान लीजिए कि ये मैंने लाइन लिखा और एक लाइन ऊपर लिखा और दूसरा लाइन कितने नीचे से लिखना है कि हमारा दोनों लाइन विजिबल हो, ये वाला भी और ये वाला भी अच्छे से विजिबल हो, दोनों एक दूसरे से घुसा नहीं हो, एक अलाइनमेंट में हो, यानी कि ये एक पूरा का पूरा सीधा हो। होता क्या है दोस्तों कि हमें एक रूल्ड पेपर पे लिखने की आदत होती है, लेकिन नया नया जब आप एक प्लेन पेपर पे लिखेंगे तो ये अलाइनमेंट मेंटेन करना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हमें लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो भी आपका सुधर जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा इस पे आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। रहेगी बात स्पेसिंग की, तो दो वर्ड के बीच में, यानी कि वर्ड 1 और वर्ड 2 के बीच में जो आपकी स्पेस है, इस स्पेस इतनी होनी चाहिए कि ये दोनों वर्ड स्पष्टता से नजर आए। आगे के सैंपल में ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को कि कितना होना चाहिए। फिर आप जो वर्ड, मान लीजिए कि आप दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं 3 और वर्ड 4, इस बीच में भी मान लीजिए दूसरा लाइन आपका यहां पे है, इस बीच में भी आपका गैप होना ही चाहिए, तब जाकर वो आंसर आपका विजिबल होगा। और विजिबल आंसर पर ही कंटेंट तो लोग बाद में देखेंगे, पहले एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है दोस्तों। आपका आंसर हमेशा एरी होना चाहिए। एरी होना चाहिए कहने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से हवादार होना चाहिए, कि उसमें जगह इतनी हो कि वो पूरी तरीके से आंखों को अट्रैक्ट कर सके। अब बात करते हैं हम फॉन्ट की। दोस्तों, कई लोगों के साथ समस्या क्या आती है कि उनका जो फॉन्ट है, उनका लिखने का जो फॉन्ट है, वो किसी का बड़ा होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का छोटा होता है। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में बहुत मतलब परेशान रहते हैं लोग। अब बड़े फॉन्ट वाले अगर लिखेंगे तो वो लगता है कि 150 वर्ड अगर 2 पेज में लिखना है तो उनका 100-150 में ही खत्म हो जाएगा, ये 2 यहां तक लिख देंगे। तो ये भी सही नहीं है कि आप इतने बड़े फॉन्ट में लिखें कि पूरा जगह, वो गलत इंप्रेशन जाएगा कि आप जगह खाने के लिए अपना आप कॉपी भरे हैं। बड़े फॉन्ट के मीडियम फॉन्ट सबसे अच्छा माना जाता है कि आप इतना ही बड़ा लिखें कि जो अच्छा मतलब एक लगे कि हाँ आपने बहुत ज्यादा बड़े शब्दों का मतलब बड़े लेटर का यूज नहीं करा है। तो आपके फॉन्ट मीडियम लेवल की होनी चाहिए। छोटे फॉन्ट वालों को एक बहुत बड़ी समस्या होगी कि अगर वो लिख दो देंगे सारी बात, लेकिन उनकी बात 150 कहने की जगह 1 पेज में ही खत्म हो जाएगी, या फिर वो बहुत सवा पेज तक जाते जाते खत्म हो जाएगी बात। हालांकि वो कंटेंट उतना ही डालेंगे जितना मीडियोकर वाले डालेंगे। तो मीडियम रेंज में आपको रखने का है आपको अपना फॉन्ट, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। और फॉन्ट बहुत मैटर कर जाता है कि आपको एक अच्छे आंसर में आपको फॉन्ट देखेंगे ऑलवेज, फॉन्ट एक अच्छा फॉन्ट ही, मीडियोकर लेवल का जो फॉन्ट होता है वही अच्छा होता है। अब बात करते हैं हम पेन की। बहुत सारे दोस्तों मिथ इस तरीके के फैले हुए हैं पेन को लेकर कि पेन कौन सा यूज करें, लिंक ग्लाइसर यूज करें कि रेनॉल्ड्स यूज करें, लिक्विड फ्लो यूज करें, और बॉल पेन यूज करें या इंक पेन यूज करें। मतलब इस तरीके के बहुत सारी हैं दोस्तों। इसका एक ही जवाब है, पेन वही यूज कीजिए जो आपको पसंद है। आपको जो पसंद है वही पेन सबसे अच्छा होता है, जिसपे आपकी ग्रिप बनती है, जिससे आप मतलब लिखने में कंफर्ट आपको आता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा पेन माना जाता है। इसमें आप लिंक ग्लाइसर हो, फिर आप पेंटोनिक का आता है, फिर बहुत सारे पेन हैं इसमें। एक और सवाल दोस्तों है कि इंक पेन यूज करें या बॉल पेन यूज करें हम, इंक या बॉल। दोस्तों देखिए, जो मतलब पहले क्या होता था कि लोग बॉल पेन, अभी भी बहुत मैक्सिमम लोग बॉल पेन यूज करते हैं, लेकिन पिछले 2-3 एग्जामों से मैंने स्वयं देखा है कि इंक पेन भी लोग यूज करते हैं। क्योंकि पहले वाले जो इंक की क्वालिटी थी कि आप अगर एक तरफ लिखेंगे तो दूसरी तरफ वो विजिबल हो जाता था, जो पहले वाले का लिखा हुआ है वो दूसरी तरफ विजिबल हो जाता था।
और अगर आप अगर इंक पेन यूज कर रहे हैं तो कभी आपका पॉइंट दूसरी तरफ विजिबल हो रहा है, इससे आपका आपका दूसरे साइड वाला खराब होने का चांस बना रहता है। हालांकि मेरा निजी रूप से मानना है कि इंक पेन का इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेहतर है। और दूसरी एक चीज इसमें निकल के आती है दोस्तों कि बीपीएससी की जो कॉपी हम मान लीजिए कि जैसे 70वीं के मेंस का हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसकी परीक्षा जो हुई थी अप्रैल में हुई थी, कॉपी चेकिंग जुलाई में हुई थी। जुलाई में बीच में आई बरसात मतलब बरसात आ गई, और बरसात में मॉइस्चर होता है, और उस मॉइस्चर के कारण क्या होता था कि आपने जो लिखा है वो दूसरे तरफ पूरी तरीके से पेपर पे फैल जाता है, क्योंकि वो दबा रहता है। तो इसका पूरा चांसेस रहता है। पहले तो खासकर पहले वाले इंक टेक्नोलॉजी, अब हालांकि काफी ज्यादा ये चीज इंप्रूव हो गई है, अब ऐसी शिकायतें नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी आप रिस्क ना लें। आप बहुत मतलब अगर मजबूरी ही हो जाए तो ही आप इंक पेन का यूज करें। और दूसरा जो ये है कि क्या आप मतलब पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, लाल ब्लू पीला नीला सतरंगी बना सकते हैं, उसको रेनबो राइटिंग कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, इसको अलाउ नहीं करता है बीपीएससी। आपको पेन जो है एक ही पेन यूज करना है। अगर मान लीजिए लिखते लिखते आपका पेन खत्म हो जाता है यहाँ पे तो आप सेम कलर का पेन यूज कीजिए, सेम पेन ले जाइए, और हमेशा 2 पेन अपने साथ कैरी कीजिए एग्जाम हॉल में। और यहाँ पे अगर खत्म हो रहा है और आप चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रूल है बीपीएससी का कि आपको यहाँ पे साइन करवाना होता है इन्विजिलेटर से, जो भी वहां पे रूम में होते हैं, कि मैं पेन चेंज कर रहा हूं। हालांकि इतना कोई नॉर्म फॉलो करता नहीं है, और सेम पेन होने के कारण वो पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब आपका पेन क्लियरली अलग हो, और वो कलर, जैसे ब्लू में ही बहुत सारे कलर आते हैं, किसी का डीप हो जाता है, कोई लाइट ब्लू हो जाता है, तो इस तरीके के चेंजेस अगर आपके साथ अगर ये खुदा न खास्ता अगर हो, तो आप ये ध्यान रखें कि मतलब आपको पूरी तरीके से ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हल्का भी वो चेंज हो रहा है तो आप साइन जरूर करवा लेंगे अपने इंडिविजुअल। ये मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइमर या स्टॉप वॉच की। दोस्तों इससे जुड़ी एक बहुत ही निजी रूप से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत बार मॉक के दौरान मैंने देखा है, मैं डर गया था बेसिकली। मॉक के दौरान एक लड़की थी, वो मेरे बगल में ही वो बैठी थी, और उन्होंने जो हाइप बनाया हुआ था, एक प्रेशर बनाया हुआ था जो, और वो देती थी मेरे साथ ही मॉक, और जब भी वो देती थी वो एक टाइमर लेके बैठती थी, स्टॉप वॉच लेके बैठती थी, डीआई में हो, खासकर जीएस1 में वो डीआई में, और बराबर वो सामने रख देती थी, अपने डेस्क पे सामने रख कर वो करती थी। तो दोस्तों इस टाइप का शोबाजी तो खैर नहीं करना है, ये शोबाजी बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको आंसर लिखने के टाइम पे आप जब आंसर लिखने लगेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है, आपका क्या है। जो लोग नए होते हैं उनको ये दिक्कत आती है। शुरू में आप टाइमर का उपयोग कर सकते हैं, आप स्टॉप वॉच का उपयोग कर सकते हैं अपने वर्ड पर मिनट वर्ड को निकालने के लिए, लेकिन इसको बाद में आप चाहें तो हटा सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट में खासकर ऐसी शोबाजी से आप बचिएगा, ये बहुत गलत इंपैक्ट डालता है जो और लोग दे रहे होते हैं एग्जाम में। खैर यहाँ पे आप अपने मतलब एक निजी सोच के रूप में जरूर ले सकते हैं कि मुझे दूसरे से क्या लेना देना है, मैं अपना इंप्रूवमेंट करने आया हूं। तो खैर ये अच्छा नहीं लगता है। मेरा तो यही मानना है, आप घर पे ही होमवर्क इतना अच्छे से करके आइए कि आप ये मतलब वहीं पे कर लीजिए, मॉक में आपको इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। और दूसरी बात ये कि जैसे हम जब मॉक देते हैं तो वहां पे घड़ी लगी होती है, उस घड़ी में आपकी बार बार नजर जानी चाहिए, कब कब नजर जानी चाहिए उस घड़ी पे कि आपका स्ट्रैटेजी जो होना चाहिए वो क्या है। मतलब जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको सेक्शन 1 कितने देर में खत्म कर लेना है, और बार बार आपको घड़ी देखना है। जैसे आपने मान लीजिए कि डीआई बनाया, तो डीआई आपका 20 से 30 मिनट में बन जाना चाहिए, बहुत हुआ 40 मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा सा लिवरेज मिल जाता है, यहाँ पे वो इसको निकाल लेते हैं। तो शुरू में आपको टाइमर की हो सके तो घर पे इसको लगाकर आप ये, लेकिन मॉक वॉक में आप इसकी आदत ना लगाएं, क्योंकि आप इस चीज की आदत लगा लेंगे तो आपको मेन एग्जाम में दिक्कत होगी। अब बात करते हैं वर्ड इन पैराग्राफ। ये बहुत ही मतलब एक मिथ है दोस्तों कि कितने मतलब एक बहुत ज्यादा एक हाइप बना हुआ है, कितने वर्ड हम यूज करें एक पैराग्राफ में। तो एक आपका जो पैराग्राफ होना चाहिए, मान लीजिए कि ये A4 साइज का पेपर है, ठीक है, और आपने यहां से लिखना शुरू किया, मान लीजिए कि आपने यहां से लिखना शुरू किया, ठीक है, और आपके जो वर्ड्स हैं वो कितने बड़े पैराग्राफ होने चाहिए? 3 से 4 लाइन, ये याद रखिएगा, 3 से 4 लाइन। अगर आपका फॉन्ट छोटा है तो 3 लाइन, थोड़ा बड़ा है तो आप 4 तक, 5वें तक मत जाइए, आप 5वें तक मत जाइए तो नहीं जाइए।
4 लाइन से ज्यादा, और थोड़ा सा स्पेस दीजिए इसके बीच में, फिर आप अगला पैराग्राफ लिखिए, फिर थोड़ा सा स्पेस दीजिए, फिर आप अगला पैराग्राफ लिखिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 2 का थोड़ा छोटा माना जाता है, 2 पैराग्राफ स्टाइल में अगर आप लिख रहे हैं तो 2 लाइन कहीं से भी नहीं है, एटलीस्ट 3 आप लिखिए। 2 लाइन लिख सकते हैं आप, लेकिन कहां लिख सकते हैं, वो जीएस के पेपर में जो शॉर्ट आंसर जो रहता है, 8 या 7 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। इसलिए ये चीज आप याद, और एक जो आपका रहेगा, एक पेज में आपके 4 से 5 आप जा सकते हैं। 4 से 5 पैराग्राफ आपके एक पेज में आना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर सारी चीजों के साथ। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इसको मार्क कर लें। और देखिए दोस्तों, एक और जो मिथ है वो ये है कि शेप का यूज कैसे करना है। मैं आगे आपको सैंपल में बताऊंगा कैसे। जैसे मेरी आदत क्या है, मेरी आदत क्या थी नोट्स मेकिंग के दौरान, जो मेरी आदत थी, आपको मैं दिखाऊंगा भी कि मेरे आंसर में, मेरे नोट्स में वो चीजें रहती भी हैं। जैसे असंतोष बढ़ना, मान लीजिए असंतोष बढ़ना, ये मान लीजिए कि मुझे लिखना है, तो मैं इसको क्या करता था कि मैं अपने इसमें नोट्स में, आंसर में नहीं, नोट्स में असंतोष बढ़ना ऐसे लिख देता था। हाँ, लेकिन जब मैंने कॉपी चेकिंग करवाई, कॉपी चेकिंग के दौरान मुझे कई बार ये फीडबैक मिला है कि ये जो आप यूज कर रहे हैं इसको ना करें। तो मैं भी उस चीज को फिर बाद में सुधारा। मेरी ये बहुत गंदी आदत थी और मुझे सुधारने में ही बहुत टाइम लग गया। लेकिन ये गलती आप ना करें। इस शेप का उपयोग, ये मान लीजिए कोई चीज बढ़ रहा है तो उसको यहां दिखा दिए, नीचे कोई घट रहा है तो उसको ऐसे दिखा दिए। तो इस तरीके की चीजों से आपको बचना है। प्लस वर्तनी का बहुत ध्यान रखिएगा। जो मतलब जो खासकर एस्से में आपका बहुत ये मैटर कर जाएगा। खासकर आप अगर हिंदी में लिखते हैं तो वर्तनी का बहुत ध्यान रखिएगा। वर्तनी, मेरा कहने का अर्थ ये है कि ह्रस्वीकार, दीर्घिकार, जो ह्रस्व और दीर्घु, ये सारी चीजें जो हैं उसका आपको बेहद ही ध्यान रखना है। आप जब आप आंसर राइटिंग धीरे धीरे करेंगे तो ये चीजें भी इंप्रूव होंगी, और अपनी बार बार होने वाली गलतियों से भी सीखने का कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब मेरा ये पुराना नोट्स है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आप देखिए कि जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैं कैसे लिखता था। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया चंपा, ये आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे वो देखना है कि कैसे शुरुआत करनी है, क्या स्पेसिंग, क्या गलतियां मैं कर रहा था, और बाद में जो इंप्रूव करा वो कैसे करा। तो यहां आप देखेंगे, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कि कैसे मैं लिखूंगा करके। यहाँ पे ये नोट्स है दोस्तों, ये नहीं है। तो भूमिका मैंने यहाँ पर लिख दिया, और फिर यहाँ पे सारी चीजें मैंने यहाँ पे इसके बारे में बताया है, और फिर मैंने पृष्ठभूमि और कारण बताया है यहाँ पे। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना लंबा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ खत्म हुआ है। ये पैराग्राफ बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इतना बड़ा पैराग्राफ अगर आप यूज करेंगे तो आप बहुत मतलब वो आंसर ही देखिए, आप खुद ही देखिए, आपको खुद ही बहुत ये मेसी लग रहा होगा आंसर। तो ये आप आगे भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, इसके पूर्व और यहाँ पे भी ये मुझे बेसिकली ना स्पेस दिया है मैंने, मतलब 2 ये के बीच में गैप भी नहीं रखा है, और फिर दो शब्दों के बीच में जो गैप होना चाहिए था, बेसिकली यहां से यहां तक आपके 5 से 6 वर्ड आने चाहिए। यहां देखिएगा कि ज्यादा है, तो 5 से 6 वर्ड ही आने चाहिए एक लाइन में। एक सेंटेंस का जो ये जो लाइन है, यहां पे आपके 5 से 6 ही आने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि आगे आपको दिखा रहा हूं, और इसमें कि पूरा का पूरा बहुत ही क्लोज स्पेस, कोई एयर ही नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं। हालांकि फैक्ट के मामले में ये जितने भी सारे फैक्ट थे वो इन सारे चीजों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन जो चेक करने वाला है वो इसको शायद पढ़ने में वो इंटरेस्ट ना दिखाए, क्योंकि इसमें लग रहा है कि कहीं से कोई और छोर नहीं है और कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीजों को देखना। फिर हम देखेंगे कि देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने जो ये चीजें यूज करी है वो थोड़ा बहुत ये अच्छा लगता है, ये ठीक है, लेकिन इतने बड़े पैराग्राफ का उपयोग आपको बचना है। जैसे इस पेज में खासकर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कितना ज्यादा, मतलब देखिए कि क्लोज है। इतना क्लोज आपको नहीं लिखना है, ये बहुत ही क्लोज है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन तो कर दिया था, इस लाइन को मुझे यहां से लिखना था या फिर यहां से लिखना था, ताकि वो ये चीज पॉपअप हो जाए। और फिर उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ में, हालांकि छोटा छोटा ही लेकिन फॉन्ट ये बहुत छोटा है। यहाँ पे जो मैंने आज के वीडियो में जो बात करी है फॉन्ट के बारे में, स्पेसिंग, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और जो भी हैंड राइटिंग और सारी चीजें आपको इस ये में दिखेगी। अब दोस्तों मैं दिखाता हूं कि मेरा अभी का जो आंसर रहता है वो कैसा रहता है। वो अब देखिए, ये भी नोट्स ही है। ये भी आप देखेंगे कितना छोटा मैंने जो है कि इंट्रो यहाँ पे दिया है, ये आप देखिएगा।
फिर आप विशेषता में को यहाँ पर मैंने इस तरीके से करके बिंदुवार करके यहाँ पे कर दिया है, फिर यहाँ पे स्पेस दिया और बॉक्स बनाकर यहाँ पे प्रॉपर एक वो बनाकर मैंने पॉइंट वाइज चीजों को यहाँ पे बताया है। और फिर आप देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पे साइड में, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में बात करा है कि यहाँ पे आपको एक सिंपल एक वन गो आपका होना चाहिए पूरी तरीके से, एक वो जो डायग्राम आप बनाएंगे तो ये वन गो डायग्राम ही है और आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है कि ये आपने क्या बनाया है। फिर आप देखेंगे स्तूप, जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग भी दे दिया, यहाँ पे मैंने चैत्य बता दिया और सारा वन गो है, सारा वन गो है। फिर आप मैंने मंदिर को यहाँ पे बताया और यहाँ से ना शुरू करके मैंने यहाँ से शुरू किया, छोटे छोटे लाइन, यही मैं उदाहरण आप लोग को दिखाना चाह रहा था। फिर आप मूर्ति कला का डायग्राम बनाया, फिर फ्लो चार्ट बनाया इस तरीके से करके, और इन सारे चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को इसी में समाहित करके आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है। जैसे ये आप देखें कि इस तरीके से आप चित्रकला, पांडुलिपि, भित्ति चित्र और बहुत सारी चीजें जो हैं एक फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू ही ये पूरा का पूरा नोट्स ये है। अब आलोचना है, जैसे आलोचना का जितना भी बिंदु है उसको यहीं पे शामिल कर लिया गया है। फिर देखें आपकी यहाँ पे मैंने कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन में आप देखेंगे कि ये जो फॉन्ट लाइन और ये सारा है, ये बीच में एक प्रॉपर स्पेस है और दो वर्ड्स के बीच में भी आपको स्पेस देखने को मिलेगा। इसको मैं आपको अगर दिखा दूं तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि जो भी आप लिखें वो प्रॉपर विजिबल हो आपको। इन्हीं के साथ मैं दोस्तों आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। होपफुली मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके आंसर राइटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके क्यूरीज हैं, जितने भी आपकी समस्याएं हैं, वो 2-3 वीडियो सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग पे दोस्तों ये मिलाकर आ गया है और इतना इनफ है। फिर भी अगर भविष्य में मुझे लगेगा कि और भी वीडियो इस टॉपिक पे बनाने चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा दोस्तों। और आप अपने आंसर को लिखना शुरू कीजिए और अब अपने आंसर को आप चाहें तो आप मुझे भेज सकते हैं, जिसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप प्रॉपर आंसर राइटिंग फीडबैक भी वो भी आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे, मेरे कई फ्रेंड भी हैं जो चला रहे हैं इस टाइप का इनिशिएटिव अपने लेवल से और बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, आप बोलेंगे तो मैं उनके साथ भी आपको अटैच कर दूंगा। लेकिन देखिए, इन सारी चीजों का एक ही मतलब है कि आपको आपके आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। जैसा कि मैंने कल बोला था कि सपने बार बार नहीं देखे जाते हैं दोस्तों, इसलिए कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। और लिखेंगे तो सारी चीजें रास्ते में सुधर जाती हैं, सब चीजें हो जाएंगी। बस एक बार बैग उठा के निकलिए तो साहब घर से। धन्यवाद।